प्यूरिफिकेशन का मतलब ये है कि डेटा अगर बैंक से सीधे आपके पास आ रहा है तो प्यूरिफाई ही होगा। वो भी वेरी करता है सर, वेरी इन द सेंस कि जो फाइल आई बैंक खुद डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है, वहाँ के कुछ एम्प्लॉयज होते हैं जो शेयरिंग में दे देते हैं फॉर सम अमाउंट। अच्छा, तो एक चेन होती है। अच्छा, टेलीकॉम ऑपरेटर में ऐसा नहीं कि आप उसके एमडी को बोलोगे कि बस मुझे दे दो, दे देगा नहीं, ऐसे नहीं। तो एक बंदा होता है जो देगा और वो सिर्फ उसी बंदे से देगा जिस बंदे के साथ चेन में है। अच्छा, इस एजेंट ने दावा किया कि उसके पास ये डेटा सीधे बैंक या कंपनी से ही आता है, जिसे कंपनी के ही कुछ कर्मचारी बेच देते हैं। यानी आपकी निजी जानकारियां ऐसे हजारों एजेंट के पास आती हैं और फिर वहां से न जाने किन हाथों में। ये जो डेटा है इनका एक्यूरेसी तो सीधे टेलीकॉम प्रोवाइडर के पास से आते होंगे। ये तो जो आदमी माइनिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, नहीं, जैसे आदमी ने फॉर्म भरा तो वो तो उसकी भरी हुई इन्फॉर्मेशन ही हम लोगों तक आती होगी। टेलीकॉम वाले लीक कर देते हैं। जैसे कोई इंक्वायरी होता है तो वो एमआईज में हुआ, एमआईज डिपार्टमेंट में तो वो देते हैं, वहाँ से लिख गया। बैंक वाला भी सेम। वो तो अच्छा अमाउंट लेते होंगे। हाँ, वो तो हैवी अमाउंट लेते होंगे। जब डेटा आता है कंपनी से तो महंगा ही आता है, क्योंकि एक चीज़ होती है ना सिंपल सी कंपैरिजन टू टेंट हाउस। जब टेंट हाउस वाला सामान आता है तो बहुत महंगा लगता है, फिर वही चीज़ आती रहती है तो पूरे साल में जाके उसकी कॉस्टिंग आ जाती है। अब जो आप सोच रहे हैं वो सवाल हमारे दिमाग में भी था कि क्या ऐसे एजेंटों को कानून, पुलिस, किसी का भी खौफ नहीं होता? क्या इन पर नजर रखने वाला कोई नहीं है? ऐसे वो सबको देता भी नहीं होगा। ऐसे सबको अगर सर देने लगे तो फिर तो सभी डेटाबेस प्रोवाइडर लिंक बनाने पड़ते हैं और रिस्क होता है। रिस्क किस बात का? काफ़ी बार ऐसा होता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हमारे पास डेटा आता है, जैसे कि टैक्स ऑफिस से जो सैलरीड एम्प्लॉय का होता है, तो वहाँ दिक्कत है। वहाँ दिक्कत है। इस एजेंट से हमने लाखों लोगों की जानकारियां हासिल की। खुफिया कैमरे के सामने इस एजेंट ने पैसे भी लिए और ये वादा भी किया कि आगे हमें जितने डेटा की जरूरत होगी ये चंद मिनटों में मुहैया करा देगा। शैलेंद्र नेगी के साथ इंद्रजीत राय, लाइव इंडिया, दिल्ली। आपने इस बातचीत से यह अंदाजा तो लगा लिया होगा कि ये डेटा कई बार बेचा जाने की वजह से धीरे धीरे सस्ता होता चला जा रहा है, यानी इसका बड़ा जमकर इस्तेमाल हो रहा है। अगर आप इस गलत फहमी में हैं कि आपका डेटा सुरक्षित है, आपकी जानकारियां सुरक्षित है, तो भूल जाइए, क्योंकि इसका इस्तेमाल कई बार हो चुका है और इसीलिए शायद ये बाजार में सस्ता बिक रहा है। जी बिल्कुल। और दूसरी सबसे अहम बात, अगर आप इस रिपोर्ट में आपने देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि ये एक पूरी की पूरी चेन को बता रहा है किरदार। ये बता रहा है कि ये डेटा इसको किस तरीके से मिलता है और कितना गोपनीय तरीके से और सीक्रेट तरीके से ये धंधा होता है। इस धंधे में किसी बाहरी को इजाजत नहीं होती है कि वो घुसे और डेटा किसी बाहरी को ये नहीं मिल पाता है। वजह यही है कि शायद इस तरीके के अपराधी बेहद कम पकड़े जाते हैं। एक बड़ा सवाल जो अभी दर्शकों के जहन में आ रहा होगा कि ये डेटा कहां है, जो आप कह रहे हैं कि 10 करोड़ लोगों की जानकारियां हैं, तो उस डेटा पर जाएं। उससे पहले मोनिक मेहरा एक और मेहमान है जिनका कमेंट अभी बाकी है। मेहरा साहब, आपका भी साइबर एक्सपर्ट है मोनिक मेहरा। मेहरा साहब, आपका इस पर कमेंट चाहेंगे, ये चौंकाने वाली बात है या बहुत आम तौर पर यह हो रहा है कि हमारी गोपनीय जानकारियां बाजारों में बिक रही? देखिए, एक तरफ देखा जाए ये सामने अभी आया है, लेकिन साइबर वर्ल्ड में, इंटरनेट पर ये इंफॉर्मेशन बहुत पहले से बिक रही है। अगर आप किसी भी सर्च इंजन में सर्च करेंगे डेटाबेस प्रोवाइडर और शहर का नाम, किस तरह का डेटा चाहिए, आपको बहुत सारे रिजल्ट्स निकल कर आएंगे।
जो रिजल्ट सर्च इंजन के होंगे, उसके अलावा कुछ एडवर्टाइजमेंट्स भी आ रहे होंगे जो पेड सर्च इंजन में आते हैं, जिसमें वो डेटा अवेलेबल होता है, किस तरह का डेटा है, कितने का है, क्या क्या कैटेगरीज है। अगर कैमरा फोकस कर सकें तो आप इंटरनेट पर सर्च बिल्कुल कर बिल्कुल, हम वो भी अपनी आगे की रिपोर्ट में दिखाएंगे। अगले 3 घंटे तक हम सिलसिलेवार लगातार इस धंधे को बेनकाब करेंगे, लगातार इस पर से एक एक करके परतें उधेड़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि वाकई ये कितना खतरनाक धंधा है। हमारे सहयोगी शैलेंद्र आपको इस बीच डेटा के बारे में बताएंगे। शैलेंद्र, किस तरह का डेटा है, मैं चाहूंगा दर्शकों को जरा एक बार आप दिखाएं। प्रवीण जी, मैं सीधे उसी लैपटॉप पर चलते हैं जहां पर हम लोगों ने 10 करोड़ लोगों का डेटा खरीदा, और ये वो कंप्यूटर की फाइलें हैं, चंद फाइलें हैं जिसमें 10 करोड़ लोगों का डेटा आप देख सकते हैं। पूरा का पूरा ये डेटा है, और कई ऐसी फाइलें हैं इसके अंदर, छिपी हुई फाइलें हैं, और जितने राज्य हैं, हमारे देश के जितने राज्य हैं, उन सब राज्यों की डिटेल्स इन फाइलों के अंदर आप देख सकते हैं। और यहां तक कि सेक्शन वाइज स्टूडेंट हैं, या फिर आप बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं, सेविंग अकाउंट होल्डर्स हैं, क्रेडिट कार्ड होल्डर्स हैं। दर्शकों को ये बताइए कि आखिर ये जो जानकारियां आपके डेटाबेस में मौजूद हैं, आप जो जिन जानकारियों को दिखा रहे हैं, उन जानकारियों में बुनियादी तौर पे कौन कौन सी जानकारियां हैं? देखिए, अगर मैं बात करूं क्रेडिट कार्ड की, तो सबसे पहले इसमें अकाउंट नंबर, कार्ड नंबर का जिक्र किया गया है। उसके बाद जिस अकाउंट होल्डर के नाम ये कार्ड है, उस अकाउंट होल्डर का नाम है, और कार्ड का क्या है, मतलब किस तरीके का कार्ड, क्रेडिट कार्ड है, ये वीजा डेबिट कार्ड है तो वीजा कार्ड है या मास्टर कार्ड है, उस तरीके का इसमें जिक्र किया गया है। साथ ही जो कार्ड होल्डर है उसका क्या पता है, उसका जिक्र किया गया है, और उसका पहला पता क्या है वो जिक्र किया गया है। दूसरा पता क्या है, यानी परमानेंट एड्रेस क्या है, उसका जिक्र किया गया है, और उसके वो किस शहर में इस समय रह रहा है उसका जिक्र किया गया है, और वो पिछली बार किस शहर में था इसका जिक्र किया गया है। साथ ही पिन कोड का जिक्र है, और बस पिन, जिसे कि हम बहुत ज्यादा सिक्योर मानते हैं अक्सर, उस बिल्कुल शैलेंद्र, आप सही बता रहे हैं। इसके अलावा भी कई तमाम ऐसी जानकारियां मौजूद हैं जो शायद हम आपको सार्वजनिक तौर पर नहीं दिखा सकते। इससे किसी व्यक्ति की प्राइवेसी भंग होगी। हम एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते शायद वो सारी जानकारियां नहीं दिखा और जो प्रॉपर जांच एजेंसीज हैं उनके पास ये पूरी जानकारियां जाएं। और मैं प्रदीप जी आपके पास इसलिए जरूर आना चाहूंगा क्योंकि आप अभी इस तरह के क्राइम से डील भी करते हैं। ये भी चोरी है एक तरह की, लेकिन चोरों के खिलाफ या दूसरे अपराधियों के खिलाफ जिस तरह से डील किया जाता है, क्या ये मामले दूसरे होते हैं या ये उतना ही गंभीर है और पुलिस यानी आप लोग इसको वैसे ही लेते हैं? देखिए, आईटी एक्ट में धारा 70 में बिल्कुल क्लियर है इसमें कि 10 साल की सजा है ऐसे जो इस तरह के रिकॉर्ड्स चुराए जा रहे हैं बिना अनऑथराइज्ड एक्सेस करके। बहुत क्लियर हमारे ये आईटी एक्ट में, बट वही है, जागरूकता की कमी है। ऐसे जहां मामले आते हैं, कंसर्न नागरिक अपने डिस्ट्रिक्ट के साइबर क्राइम सेल को अप्रोच करे, इसमें तुरंत कार्रवाई होती है, इसमें टेक्निकल एविडेंस जनरेट होता है, इसमें कन्विक्शन का रेट बहुत हाई है। इसलिए मैं सभी नागरिकों से अनुरोध करता हूं जो इसके शिकार हुए हैं, कृपया अपने साइबर क्राइम सेल में अप्रोच करें डिटेल कंप्लेंट के साथ। इसमें कन्विक्शन रेट बहुत हाई है। न्यूटन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर एक आदमी के साथ अगर धोखाधड़ी हो जाती है, या वो कौन से सिम्टम्स होते हैं जिससे उसको पता चल जाए कि हमारे साथ धोखाधड़ी होने वाली है और वो उसको पहले ही रोक सके? इसके अंदर सबसे बेसिक तो आजकल बैंक अकाउंट्स के अंदर हमें जो अपना एक मोबाइल नंबर होता है उसको जरूर रजिस्टर कराना चाहिए, ताकि आपके बैंक के खाते के अंदर कुछ भी आप डिपॉजिट करते हैं पैसे या निकालते हैं, आपको इमीडिएटली एसएमएस पे अलर्ट आ जाए और ईमेल आईडी पे आपको इन्फॉर्म कर दी जाए कि आपने इस एटीएम से या इस ब्रांच से पैसे निकलवाए हैं, ताकि आपको सेफ नहीं है। हम तो ये देख रहे हैं, नहीं, वो भी आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सेफ नहीं है, बट हमें जहां पे हम कहते हैं जहां पे ह्यूमन इंटरफेस आ जाता है, जैसे ये कह रहे थे अभी बैंक के एसोसिएशन के प्रधान कह रहे थे कि जी हमारे वहां से डाटा है वहां पे सिक्योर होता है, बट जहां पे ह्यूमन इंटरफेस आता है, जहां पे आदमी कोई काम कर रहा है, वो यूएसबी लेके जाएगा, जाके निकाल सकता है। चलिए, इस एकदम सही कहा न्यूटन जी। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक बड़ा रोचक वाकया सामने आया। एक हमें पीड़ित मिला, उस पीड़ित ने हमें बताया कि उसका कहीं से सिर्फ मोबाइल नंबर और उसका घर का पता चोरी हो गया। उसके बाद हैकरों ने, या जो हम कहें अपराधी ने, वो गया, उसने डुप्लीकेट सिम लिया, उसने उसके बैंक अकाउंट को एक्सेस किया, वहां से उसका पासवर्ड, उसके जो डुप्लीकेट सिम जो कि वो लेकर गया था, उस पर आया और उसने उस खाते से सारे पैसे निकाल लिए। तो न्यूटन जी, सबसे बड़ी बात कि मोबाइल नंबर रजिस्टर कराना, वो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी बिक रहा है, ईमेल रजिस्टर करा रहे हैं हम,
वो भी बाजार में बिक रहा है। हम अपना परमानेंट पता और अपना टेम्परेरी पता दोनों अलग रजिस्टर करा रहे हैं, वो भी बिक रहा है। ए के सूद साहब के पास सीधे चलेंगे। ए के सूद साहब, बैंक की बड़ी जिम्मेदारी बनती है, बैंक आखिर इस मामले पर कड़े सुरक्षा मापदंडों को क्यों नहीं अपना रहे हैं? 125 करोड़ आबादी खतरे में है इस वक्त। देखिए, रिजर्व बैंक तो हमेशा इस बारे में कंसर्न रहता ही है कि बैंकों के अंदर सिक्योर्ड सिस्टम हो, सब चीज़ें हर तरीके की वो नॉर्म्स ऑब्जर्व करें, ताकि उनका डेटा रखना, डेटा को कौन शेयर करेगा, कैसे होगा, उसके ऊपर पूरी उनकी जानकारी उनको ठीक तरीके से अपनी वो रखनी चाहिए। और रिजर्व बैंक की नॉलेज में जब भी इस तरह का चाहे नॉलेज, चाहे उनकी अपने इंस्पेक्शन के थ्रू आए या चाहे कंप्लेंट के थ्रू आए या चाहे सूद साहब, ये जो खुलासा हम कर रहे हैं, इस खुलासे पर बैंकों की क्या जिम्मेदारी बनती है? क्या उन्हें पहल करके इन सारी चीजों की जानकारी लेकर के हम जानकारी देने को तैयार हैं? क्या अपने सिस्टम को इतना मजबूत नहीं करना चाहिए कि जो ये खतरा ऑलरेडी मौजूद है, कम से कम इस खतरे को खत्म करें या कम करें या फिर और मजबूत करें? बैंकों की क्या जिम्मेदारी बनती है? देखिए, अगर बैंक का कोई एम्प्लॉई डेटा कंप्रोमाइज कर देता है तो ये साफ रिफ्लेक्ट करता है कि बैंक का लैक्स सिस्टम है अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर, और इस चीज़ को रिजर्व बैंक बड़ी गंभीरता से लेता है। कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे कि आपने मोबाइल बैंकिंग के बारे में बात करी, मोबाइल फ़ोन्स के बारे में, इसीलिए रिजर्व बैंक बड़ा फूंक फूंक के कदम रख रहा है कि जो मोबाइल बैंकिंग का शुरू किया जाए या उसको एक्सपैंड किया जाए, तो उसको उसके बारे में हर तरीके से ध्यान रख के करने की कोशिश। ये कदम आप कह रहे हैं उठाए जा रहे हैं, लेकिन अगर उठाए जा रहे होते तो ये डेटा शायद बाजारों में इस तरह से बिक नहीं रहा होता। दुग्गल साहब, क्या कुछ किया जा सकता है या फिर मुमकिन ही नहीं है कि साइबर में सेंधमारी को किसी तरह से रोका जाए? नहीं, बिल्कुल ऐसा तो है नहीं कि हम लोग एक लॉस्ट बैटल लड़ रहे हैं। रियलिटी तो ये है कि हमें अपनी जो निंद्रा है उससे उठना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने जो अपना आईटी एक्ट, भारतीय साइबर लॉ बनाया है, और उसमें खासतौर पर जब संशोधन किए हैं तो अपनी जड़ों में पानी खुद ही डाल दिया है। क्योंकि इन संशोधनों ने 3-4 साइबर क्राइम्स को छोड़कर अधिकांश साइबर क्राइम्स को बेलेबल अपराध घोषित कर दिए हैं। और आज तक अगर आप टोटल नंबर ऑफ रिपोर्टेड साइबर क्राइम कन्विक्शंस देखें तो 7 टोटल बनती हैं साइबर क्राइम कन्विक्शंस। तो इस सारे सिलसिले में जब आप इस तरह की बैंकिंग फ्रॉड रिलेटेड बात कर रहे हैं तो स्पष्ट प्रावधान नहीं है। हाँ, कानून बात करता है सेंसिटिव पर्सनल डेटा की, और ये बात करता है कि अगर आप पकड़े गए तो आपके ऊपर अनलिमिटेड डैमेजेस बाय वे ऑफ कॉम्पनसेशन लिया जा सकता है। लेकिन रियलिटी ये देखिए, कितने पैसे मिले हैं अभी तक कॉम्पनसेशन में? किसी लोगों को कोई ज्यादा पैसे नहीं मिले। फिर भी ये डेटा बेचा जा रहा है। कानून जरूर कड़े हैं, लेकिन कोई भी अपराधी अभी पकड़ा नहीं जा रहा है। जिस तरीके से आमतौर पे हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जब किसी का मर्डर कर देता है 24 घंटे के अंदर उसको पुलिस गिरफ्तार करने की कोशिश करती है, लेकिन साइबर अपराधों की तरफ पुलिस का ज्यादा ध्यान। क्या प्रदीप जी ऐसा हो रहा है कि ये लोग नहीं पकड़े जा रहे? मैं इस पे एक बात ऐड करना चाहूंगा। न्यूटन ने भी बात कही और सूरी साहब ने बात कही। एक ओटीपी का कंसेप्ट होता है, वन टाइम पासवर्ड। बहुत आजकल ई कॉमर्स हो रहा है, ट्रांजैक्शंस हो रही हैं Amazon.com और तरह की साइट से जहां से लोग खरीदारी कर रहे हैं। कई बैंकों ने तो ओटीपी लागू कर दिया है, वन टाइम पासवर्ड, कि आपके मोबाइल पे आएगा, रजिस्टर्ड मोबाइल पे वो पासवर्ड डाल के आप उसको फर्दर ट्रांजैक्शंस करते हैं। बट अभी भी कुछ नेशनलाइज्ड और कुछ प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स ने ओटीपी लागू नहीं किया है। अगर हम ओटीपी लागू करते हैं तो कुछ हद तक हम इस चीजें को कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं, अभी जैसा इंद्रजीत बता रहे थे कि ओटीपी लागू है जहां पर, वहां पर भी सिम डुप्लीकेसी के साथ में उसका मिसयूज कर लिया जा रहा है। प्रवीण जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, बट परसेंटेज, रिलेटिव परसेंटेज देखिए आप, हम एक लेवल ऑफ सिक्योरिटी तो बढ़ा रहे हैं। उसी तरह से जो न्यूटन ने कहा कि एसएमएस बेस्ड जो अलर्ट जनरेट होते हैं, कोई पैसा कटता है, खट से आपके मोबाइल पे आता है इतना पैसा कट गया, ये सब देखिए बेसिक चीजें हैं। इनको अगर हम कर लें तो इन अपराधियों को, इनकी आपराधिक घटनाओं पे हम लोग अंकुश डाल सकते हैं। बिल्कुल अंकुश डाल सकते हैं। कड़े कदम उठाने होंगे। हम जिन भी किरदारों को आपको दिखा रहे हैं, हम कोशिश करेंगे अगले कुछ मिनटों में या कुछ देर में कि हम उनको डायरेक्ट फोन लाइन पर सामने लाएं और ऑन एयर हम बात करें उनसे, और वो क्या कहते हैं ये आप तक सुनवाएं। कुछ ही देर में हम ट्राई करेंगे और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अगला सवाल मेरा सूरी साहब से है। सर, ये बताइए कि इतनी जानकारियां बेची जा रही हैं, खुलेआम बेची जा रही हैं। हमारे रिपोर्टर्स जो थे वो एक मीडिया पर्सन्स हैं, वो आराम से उस अपराधी तक जाते हैं, उससे डेटा खरीद के लाते हैं, और 1-2 नहीं 10 करोड़ डेटा खरीद के ले आते हैं।
ये बात पुलिस को नहीं दिखती है या बैंक के सिस्टम को नहीं दिखती है? ठीक है, ये इसका बेसिक कारण है कि कैजुअल अप्रोच है। यहाँ रखा गया कि रिजर्व बैंक गाइडलाइंस इशू करता है, बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन इंडिविजुअल बैंक में कितना हो पाता है, इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन में कितना हुआ है। जो विजिलेंस ऑफिसर्स को लगाया गया है जोनल ऑफिसर्स में कि एक इतनी ब्रांचें आपके पास हैं, आप वहां पर वो कितना उसको देख पाते हैं और कितना उस पर जो पकड़ा जाता है उसको सजा होती है। पहली बात तो पकड़ा ही नहीं जाता और इतनी कैजुअल अप्रोच होती है। इसके जितना ये हमारे जो कानून है उसमें थोड़ा सख्ती लाने की जरूरत है। इसको जैसे आपने रखा कि एक अपराधी अगर पकड़ा जाता है, एक मर्डर होता है तो 24 घंटे में ढूंढने की कोशिश की जाती है, यहाँ पर एक कंट्री के इकोनॉमी से खेला जा रहा है। ये आपने बहुत ही गंभीर और बड़ी अच्छी बात कही है सूरी साहब, इसको जरा डिटेल में समझेंगे। और आदित्य, आप जब अपना जवाब दे रहे थे शुरुआत में तो आपने बड़े दिलचस्प तरीके से बताया था कि कई टेक्निकल बातें जो लोग नहीं समझते हैं जिनके साथ क्राइम हो रहा है। ये जो नए किस्म के अपराधी, जैसा नए किस्म के मैंने कहा, ये कौन है ये जो इस तरह के अपराध को अंजाम दे रहे हैं और किस तरह की एक्सपर्टाइज है इनकी? जी, आप अगर गौर करेंगे तो आप ये देखिए कि ये डेटा 1 और 2 के नंबर में नहीं 10,000 करोड़ के नंबर में है। ये फिगर क्यों है? अगर हम गौर करें इस बात को, और इसमें रशियन और इंडिया का नाम बहुत ज्यादा प्राइमरली आया है, इसके अंदर ये बात होती है कि अगर हम सारे अकाउंट्स को एक साथ एक्सेस करते हैं तो मनी लॉन्ड्रिंग की जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। आप अगर मल्टीपल अकाउंट्स को बहुत सारे अकाउंट्स के साथ खेलेंगे तो उसके साथ अपना मनी रूट बड़े आसानी से कर सकते हैं। ये लोग टेक्निकली अपने आप को एक बॉटनेट सिस्टम पे बिठाते हैं जिसके अंदर ये मल्टीपल सिस्टम्स को टारगेट करते हैं। ये बहुत सारे सिस्टम्स को एक साथ यूज करके आपका डेटा एक सर्वर पे ले जाते हैं और ये लोग इतने पावरफुल हैं इस एक्सपर्टीज में कि ये लोग अपनी आइडेंटिटी को 1 या 2 बार स्पूफ नहीं, कम से कम 13 से 14 आइडेंटिटी स्पूफ करते हैं, जिसके थ्रू इनको पकड़ना काफी मुश्किल हो जाता है। अरे जी, एक मेरे दिमाग में अभी इस वक्त सवाल आ रहा है कि आखिर ये आपको क्या लगता है, इन लोगों से जो डेटा हम लोगों ने खरीदा, ये भी संभव है कि इन्होंने बैंक के सर्वर से इस डेटा को साइबर हैकिंग के जरिए या किसी और तकनीकी टूल्स के जरिए हासिल किया हो? जी बिल्कुल संभव है। अगर आप गौर करें इस बात को कि बैंक का जो सेंट्रल सर्वर है जहां पर ये डेटाबेस मेंटेन होता है, अगर वो आउटसोर्स है या बैंक के सिस्टम में भी है, अगर मैं किसी एक एम्प्लॉय को जिसके पास ये सारा डेटा मौजूद है कॉम्प्रोमाइज करता हूं तो मेरे पास ये डेटा बहुत आसानी से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बातचीत आई। हरविंदर जी, क्या आपको लगता है बैंकों को साइबर सुरक्षा के बारे में और विचार करना चाहिए इस खुलासे के बाद? सर, मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं, शायद आदित्य जी को यह जानकारी नहीं है, किसी भी सिंगल एम्प्लॉय के पास डाटा एक्सेस नहीं रहता है। इसमें 3 या 4 स्टेप्स पर सिक्योरिटी रहती है। जब तक वो चारों सिक्योरिटीज लांग नहीं ली जाए इस डाटा पर किसी का एक्सेस नहीं होता है। कोई सिंगल एम्प्लॉय कभी भी कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। और इतने आप कह रहे हैं बैंक की साइबर सुरक्षा में कोई कमी नहीं? मेरा ऐसा मानना है, पूरी सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। और जहां तक आपने भी दिखाया, ये सारा का सारा रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट हैक हो जाती है। ये कैसे माना जाए कि एक बैंक की वेबसाइट इतनी सुरक्षित है कि उसको हैक करना मुमकिन नहीं है? आप कह रहे हैं कि बैंक का एम्प्लॉय शामिल नहीं हो सकता, तो आखिर ये डेटा बाजार में आ कैसे रहा है? मैं आपको आपने स्वयं कहा कि ये सभी कम्युनिकेशन कंपनीज के पास, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास और इस तरह की शेयर मार्केट के पास जो जितने शेयर ब्रोकर्स हैं उनके पास ये सभी तरह का डाटा रहता है। तो ये डाटा सभी के पास सभी मुहैया करा सकते हैं। आप बेसिकली ये इस प्रीमाइस पर चल रहे हैं कि ये डाटा बैंक कर्मचारियों ने दिया है, जो सर्वथा गलत है। सैयद साहब, शायद हरविंदर जी इस बात को से इनकार कर रहे हैं कि बैंकों की इसमें कमी है, ये डाटा कहीं और से आया होगा। आपको क्या लगता है कि ये सारी चीजें जो हो रही हैं उसमें किस तरह के लोग शामिल हो सकते हैं, या लीकेज जो हो रहा है वो कैसे हो रहा होगा, क्या संभावनाएं बनती हैं? देखिए, इसमें टेक्नोलॉजी का जिस बैंकों ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सही से किया है उस बैंकों में कहीं ना कहीं इस चीज को कंट्रोल करने में सहमत हुए हैं। जिस बैंकों ने टेक्नोलॉजी का सही से इस्तेमाल नहीं किया, फॉर इंस्टेंस अगर जैसे कह रहे थे पहले प्रवक्ता के, अगर बैंक में 3-4 एम्प्लॉयज को ऑथराइज किया गया है, लेकिन जब भी कोई एक्सेस करता है डेटा तो किसी बैंक जो जैसे मल्टीनेशनल बैंकों ने इस तरह से करके रखा है कि कंप्लायंस की इसको रिपोर्ट अपने आप ही जाती रहती है। तो अगर मैं एक्सेस कर रहा हूं तो मेरी रिपोर्ट कंप्लायंस को जा रही है, बिकॉज आई एम द ओनली ऑथराइज पर्सन टू एक्सेस दिस अकाउंट और दिस इंफॉर्मेशन और दिस डेटा।
तो कंप्लायंस की रिपोर्ट जाती है, इसलिए कोई भी एम्प्लॉयज कॉम्प्रोमाइज करने से पहले डरता है, बिकॉज उसको मालूम है कि कहीं ना कहीं वॉचडॉग इंटरनली देखा जा रहा है उसको कॉम्प्रोमाइज। ये हो कैसे रहा है, हर ये समझ बैंकों में नहीं आ रहा है, ये इतनी सारी चीजें तो हो कैसे रहा है? तो ये देखने वाली बात ये है कि किन बैंकों से ये इंफॉर्मेशन मुहैया किया जा सकता है। शायद सभी बैंकों से पॉसिबल नहीं है। जिस बैंकों ने टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल किया है, अब देखिए ग्लोबली अगर देखिए तो रिटेल बैंकिंग, ये रिटेल बैंकिंग का पार्ट है। रिटेल बैंकिंग में बहुत ज्यादा क्राइम होते थे और आज भी सबसे ज्यादा क्राइम रिटेल बैंकिंग में ग्लोबली, लेकिन वो दर घटते जा रहा है बैंकों में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। आप क्योंकि बैंक की कार्यप्रणाली को समझते हैं, मुझे लगता है यहाँ पर हमारे साथ कुछ साइबर एक्सपर्ट्स भी हैं, दुग्गल साहब, सिद्धू साहब, हम इन लोगों से जानते हैं। तो दुग्गल साहब आप बताएं पहले कि किस तरीके से ये हो सकता है और क्या आपको लगता है कि ये चाक चौबंद है सुरक्षा जैसा बैंक के तमाम अधिकारी या लोग मान रहे हैं? देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बिठाई थी, उसका नाम था जी गोपाला कृष्णा वर्किंग ग्रुप, उसका मैं भी सदस्य था और हम लोगों ने बहुत जद्दोजहद करके बाद डिस्कशन करने के बाद अपनी एक रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में हमने कहा कि साहब ऐसा है, अगर आप कोई भी बैंकिंग संस्था हो, आपको न केवल आईटी एक्ट को पूरी तरीके से लागू करना पड़ेगा, साथ ही साथ आईटी रूल्स को भी आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। उस रिपोर्ट ने स्पष्ट कहा कि जितने भी बैंकिंग संस्थान हैं भारतवर्ष में, वो रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस और प्रोसीजर्स अपनाएंगे, मसलन आईएसओ 27001 अपनाएंगे। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज की तारीख में भी बहुत से ऐसे बैंक हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इन गाइडलाइंस को नहीं मान रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो कह रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे, एक्सेप्ट वो कहते हैं कि हमें थोड़ा टाइम लग रहा है, और उस टाइम लगने के दरमियान हो क्या रहा है कि आपका कस्टमर डेटा जो है वो बिल्कुल बाहर निकल रहा है। हालांकि कानून कहता है कि जो ये फाइनेंशियल डेटा की आप बात कर रहे हैं, ये सेंसिटिव पर्सनल डेटा है और जिसकी मशीन से निकल गया उसके लिए बहुत बड़ी आफत आने वाली है, प्रोवाइडेड ये आइडेंटिफाई हो जाए किसकी मशीन से निकला है। क्योंकि कानून कहता है कि जब आप सेंसिटिव पर्सनल डेटा के साथ डील कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं या किसी प्रकार से प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तब आपको रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस और प्रोसीजर्स अपनाने पड़ेंगे। नहीं अपनाए कोई दिक्कत की बात नहीं, आप पर अनलिमिटेड डैमेजेस बाय वे ऑफ कंपनसेशन आप पर ठोके जा सकते हैं और सजा भी दी जा सकती है। प्रॉब्लम यह है कि सजा जो है केवल 3 साल की सजा है, 5 लाख रुपए जुर्माना है, बेलेबल ऑफेंस है, किसी प्रकार की डेटरेंस है ही नहीं। तो बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब चलेंगे न्यूटन जी के पास कि न्यूटन जी, एक आप ऐसे अपराधों से रोज डील करते हैं, आपके पास कई सारे केस आते हैं, आपको क्या लगता है, अभी तक समझ में ये बात सामने निकल के नहीं आई कि आखिर लीकेज हो रहा है तो कहां से हो रहा है, कौन लोग हैं या कौन लोग शामिल हो सकते हैं और इससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, ये हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस बताता हूँ। आपको मालूम होगा इंडिया में कॉल सेंटर्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है, बीपीओज का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है। आपको शायद कईयों को नहीं मालूम होगा, जो यूएस के बैंक्स हैं उनके कॉल सेंटर्स इंडिया में हैं। वहाँ पे अगर आपका खाता है किसी यूएस बैंक में, अगर आप वहाँ पे कॉल करते हैं, जी मेरे को ये चीज़ करनी है, कुछ करना है, ट्रांजैक्शन करनी है, मेरा डेबिट कार्ड का पिन रीसेट करना है या वो चीज़ें करनी है, तो वो सारी की सारी कॉल्स लैंड करती हैं इंडिया में और वो सारा सेंसिटिव डाटा होता है और वहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग और सब चीज़ें इंडिया से काफ़ी देर पहले आ चुकी थी। अब ये देखिए उनका डाटा तो इधर स्टोर हो रहा है हमारे पास, वहाँ पे जो चोरी के रेट्स हैं, जो ये साइबर क्राइम का डाटा बिकता है, बहुत कम है। ये नहीं वहाँ नहीं होता, पर बहुत कम है। अराउंड 60% to 70% ऑफ जो वहाँ के बैंक्स हैं उनके कॉल सेंटर्स इंडिया में हैं। उन्होंने इसलिए खोले क्योंकि सस्ते पड़ते हैं उनको मैन पावर। अब ये चीज़ नोट कीजिए, उनका डाटा क्यों नहीं चोरी होता, बिकॉज उन्होंने बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन की हुई है। ऑटोमेशन का मतलब है कि उनका जो ह्यूमन एक्सेस है, ये नहीं है कि सारे कोई भी आता है अपना यूएसपी ली उसमें लगा के ले गए। उनकी बहुत ज्यादा ऑटोमेशन है। इंडिया में भी कई जो बैंक्स हैं जहां पे ऑटोमेशन बहुत ज्यादा है, उनको पता रहता है किस आदमी ने, किस व्यक्ति ने किसका डाटा एक्सेस किया था, उसके लॉग फाइल्स बनती हैं और उन लॉग फाइल्स को इनके जो विजिलेंस डिपार्टमेंट हैं सबके बैंक्स के अंदर, उनको एनालाइज रेगुलर करना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि इस व्यक्ति काम करने वाले लोगों की तादाद कम होनी चाहिए और इससे कुछ कम किया जा सकता है। जो दर्शक अभी हमें देख रहे हैं, इंद्रजीत आगे बढ़े उससे पहले उन्हें बता दें ऑपरेशन महाभारत क्या है। ऑपरेशन महाभारत आपको बता रहा है कि किस तरह आपकी बैंक की बेहद गोपनीय जानकारियां बाजारों में बेची जा रही हैं। ऐसी जानकारियां जो आपसे बैंक पूछता है ये वेरीफाई करने के लिए कि क्या आप वही शख्स हैं जिसका खाता बैंक में है। सोचिए,
इस जानकारी से या इन जानकारियों से क्या क्या किया जा सकता है। एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, 10,000 नहीं, लाख नहीं, बल्कि 10 करोड़ ऐसे डेटा इंद्रजीत और उनकी टीम ने हासिल किए और यह साफ हो गया कि इस डेटा का इस्तेमाल देश के लिए भी खतरनाक हो सकता है। ऑपरेशन महाभारत में हम आपको बता रहे हैं कि आखिर वो कौन सा नेटवर्क है, वो कौन से चेहरे हैं जो इस काले कारोबार के पीछे हैं। आज हम उस हर चेहरे से नकाब उतारने की कोशिश कर रहे हैं जो आपकी और हमारी ऐसी जानकारियों को रोज बाजार में बेच रहा है। रोज वो इसका धंधा कर रहा है और शायद यही वजह है कि भारत सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक 24,000 करोड़ रुपए 2013 में आम आदमी का गायब हो चुका है। पुलिस स्टेशनों में इस तरह की FIR न जाने कब से दर्ज है, अपराधी गिरफ्त से दूर है। और ऐसे कितने मामले दर्ज हो पाते हैं? अभी इंद्रजीत ने जो आंकड़ा आपके सामने रखा है वो मामले हैं जो दर्ज हुए, जिनकी रिपोर्ट सामने आई है। कई लोगों को ये समझ में नहीं आता कि उनका पैसा कहां चला गया है। वो नजदीक के थाने में जाकर FIR दर्ज करवाएं या साइबर सेल के पास जाएं, वो मामला कैसे आगे बढ़ेगा, ये भी एक बहुत बड़ा गंभीर मसला है। इस पर हम बात करेंगे। चौंकाने वाले कई और खुलासे अभी बाकी हैं, कई और चेहरे बेनकाब होने हैं। ये सिस्टम जो बनाया गया है, ये जिस तरह से अपराध का नेटवर्क तैयार किया गया है, उसमें और कौन कौन से चेहरे किस तरह से काम कर रहे हैं, कैसे डेटा हासिल कर रहे हैं, इस पर कुछ और तस्वीरें, कुछ और स्टिंग्स आपके सामने होंगे। आगे बढ़े उससे पहले अहम खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं। ऑपरेशन महाभारत में सबसे बड़ा खुलासा, 125 करोड़ लोगों के साथ हो रहा है धोखा। आपके बैंक खाते की गोपनीय जानकारियों का धड़ल्ले से होता है सौदा। लाइव इंडिया के कैमरे में डेटा गोरख धंधे के 12 किरदार कैद। चंद पैसों के लिए किसी को भी बेच देते हैं आपके डेबिट, क्रेडिट कार्ड और मोबाइल की डिटेल्स। मोदी का कांग्रेस पर हमला, कहा जो 60 साल में कुछ नहीं कर पाए वो मांग रहे हैं 60 दिन का हिसाब। कांग्रेस का सवाल, हिसाब देने से क्यों भाग रहे हैं मोदी। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कसी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा हर बूथ पर होना चाहिए एक PM। अमित शाह की ललकार, राज्य भी कांग्रेस मुक्त। कांग्रेस का पलटवार, अहंकार की भाषा बोल रहे हैं शाह। अरुण जेटली ने यूपीए सरकार पर साधा निशाना। खजाना खाली छोड़कर गई थी मनमोहन सरकार, कहा किसानों के हितों में WTO के आगे नहीं झुके हम। ब्लैक मनी पर बनाई SIT। अब भी कोमा में पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे अस्पताल। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी पूछा हालचाल। उत्तर प्रदेश में दंगों को लेकर राहुल का बीजेपी पर निशाना, कहा भाई को भाई से लड़ाने की हो रही है साजिश। मोदी ने राहुल को दिया जवाब, बीजेपी दंगों की राजनीति नहीं करती। पार्टी के बाद मुलायम सिंह यादव के घर में भी उथल पुथल। छोटी बहू अपर्णा ने राजनीति में कूदने के दिए संकेत, लेकिन बेटे प्रतीक यादव ने राजनीति से दूर रहने की इच्छा जताई। राज्यपाल पद से हटाए जाने के बाद कमला बेनीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जयपुर में 500 करोड़ रुपए के जमीन घोटाले में दर्ज हो सकता है केस। बेनीवाल ने कहा जो कुछ भी किया ठीक से किया। और मैनचेस्टर टेस्ट में भारत को दूसरी पारी में लगा पहला झटका, सस्ते में निपटे मुरली विजय। इंग्लैंड ने ली है 215 रनों की बढ़त। ऑपरेशन महाभारत जो बताता है कि आपकी गोपनीय और संवेदनशील जानकारियां किस तरह बाजार में खुलेआम बेची जा रही हैं।
इन जानकारियों का क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है, इसका अंदाजा भी कुछ कुछ आपको लग गया होगा। कई और चेहरे हैं जो हमारे स्टिंग ऑपरेशन में कैमरे में कैद हुए हैं, उनके चेहरे भी बेनकाब होंगे थोड़ी देर में। अभी तक क्या क्या हुआ उस पर एक नजर डालते हैं। ऑपरेशन महाभारत के जरिए हमने आपको दिखाया किस तरह आपके बैंक की, आप